अचानक राजा यशवंत पाल की तबीयत बहुत खराब हो गई। राजकुमारी विद्या ने किशनलाल को बुलाया और उससे कहा, पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। मंत्री जी किसी काम के सिलसिले में दूसरे गांव गए हुए हैं और दरबारी भी नहीं है। अब मैं अकेली क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं कहीं पिताजी को कुछ हो ना जाए। एक समय की बात है। मधुरन नामक एक छोटे गांव में किशनलाल अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। वे दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। किशनलाल गांव की राशन की दुकान पर काम किया करता था और जो आमदनी आती उससे वे दोनों अपना जीवन यापन कर रहे थे और उसी में खुश रहते थे। एक दिन किशनलाल राशन की दुकान पर गया तो उसने देखा कि दुकान के मालिक दीनानाथ वहीं खड़े हैं। किशनलाल उनके पास गया और उनसे पूछा, क्या बात है मालिक, आज आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? अरे किशन लाल, तुझे तो पता ही है आजकल धंधा कितना कम चल रहा है और एक दो महीने से घाटा भी हो रहा है, इसीलिए मैं दुकान बंद कर रहा हूँ। तू कहीं और काम देख लेना। ये कहकर दीनानाथ वहां से चला गया। किशनलाल निराश होकर अपने घर की ओर बढ़ गया। रास्ते में वो यही सोच रहा था, अब मैं क्या करूँगा, गांव में और काम भी नहीं है। यही सोचते हुए वो अपने घर पहुंच गया। किशनलाल को जल्दी काम से आता हुआ देख कमला बोली, अरे क्या बात है, आज आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? कमला, अब मालिक ने दुकान बंद कर दी है, अब वो दुकान नहीं खोलेंगे, मुझे कहीं और काम देखना पड़ेगा। अब आप क्या काम करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कल सुबह ही काम ढूंढने जाऊंगा। अगली सुबह किशनलाल काम ढूंढने निकला। उसने हर जगह काम ढूंढा पर उसे कोई काम नहीं मिला। निराश होकर वो घर वापस आ गया। किशनलाल को निराश देखकर कमला ने पूछा, अरे जी क्या हुआ, क्या कोई काम मिला? नहीं कमला, अभी तो कोई काम नहीं मिला। घर में राशन भी ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 2-3 दिन चलेगा। मैं कल और काम ढूंढने जाऊंगा, शायद कहीं काम मिल जाए। किशनलाल फिर अगली सुबह काम ढूंढने गया पर उसे कहीं काम नहीं मिला। निराश होकर वो अपने घर लौट आया। किशनलाल को निराश देखकर कमला समझ गई कि आज भी काम नहीं मिला। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए। किशनलाल रोज काम ढूंढने जाता पर उसे काम नहीं मिल रहा था और धीरे धीरे उसके घर का राशन भी खत्म हो रहा था। एक दिन कमला ने किशनलाल से कहा, आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। इतने दिन हो गए, आपको कोई काम भी नहीं मिला। मैं क्या करूं, मैं रोज काम ढूंढने जाता हूं पर कोई काम नहीं मिल रहा। आप सरपंच जी के पास जाकर क्यों नहीं देखते, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। हाँ ठीक है, मैं कल सुबह ही उनके पास जाऊंगा और उनसे काम के बारे में बात करूंगा। आज तो हम पानी पीकर ही सो जाते हैं, पर कल हम खाना जरूर खाएंगे। फिर वो दोनों पानी पीकर सो जाते हैं। अगली सुबह ही किशनलाल सरपंच जी के घर पहुंचता है और सरपंच जी से कहता है, सरपंच जी, आपके पास कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। काफी दिन हो गए हैं, गांव में काम ढूंढ रहा हूं पर कोई काम नहीं मिल रहा। किशनलाल, मेरे पास अभी तो कोई काम नहीं है, लेकिन मुझ पर एक छोटा सा बंजर खेत है। अगर तू उसमें खेती करना चाहे तो कर सकता है। सरपंच जी, खेती करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं मेहनत जरूर कर सकता हूँ। अरे किशनलाल, खेती करने के लिए पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। जब तुम पर पैसे हो जाए तो बाद में मुझे लौटा देना। सरपंच जी ने किशनलाल को कुछ पैसे दे दिए। किशनलाल उन पैसों को लेकर वहां से चला गया। किशनलाल ने उन पैसों से अपने घर के लिए पहले तो कुछ राशन खरीदा और फिर अपने घर गया और कमला को वो राशन दिया। फिर कमला ने खाना बनाया और दोनों ने खाया। उसके बाद किशनलाल ने कमला को सब कुछ बताया। कमला ने कहा, हम बंजर खेत पर खेती कैसे करेंगे? तुम फिक्र मत करो, मैं उस बंजर खेत को उपजाऊ बना दूंगा। अगली सुबह ही किशनलाल उस बंजर खेत पर गया। किशनलाल ने जितना सोचा था उससे ज्यादा उस खेत की हालत खराब थी। किशनलाल अपने मन ही मन कहने लगा, पता नहीं इस खेत पर फसल अच्छी उगेगी भी या नहीं।
ये कहकर वो खेत की साफ सफाई और उसे ठीक करने में लग गया। उसने वहां से पहले पौधे वगैरह हटाए और फिर फावड़े की सहायता से उस खेत को जोतना शुरू किया। ये देखकर कुछ गांव वाले उसका मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे, देखो अभी बंजर खेत पर फसल उगाएगा। लेकिन किशनलाल ने किसी की बात नहीं सुनी और अपने काम में लगा रहा। उसने सुबह से शाम तक खूब मेहनत की और फिर अपने घर गया और फिर अगली सुबह वो जल्दी अपने खेत पर आया और उसमें अच्छे से जुताई करना शुरू की। किशनलाल ने अपने खेत में गोबर की खाद का इस्तेमाल किया, जिससे फसल और अच्छी हो गई। फिर उसने खेत में फसल लगाई। वो रोज सुबह खेत पर जाने से पहले भगवान के मंदिर जाता और उनसे प्रार्थना करता और कहता, भगवान पता नहीं मेरी बंजर खेत में फसल उगेगी भी या नहीं, बस सब कुछ आपके भरोसे है। मैं मेहनत करूंगा, फिर क्या होगा वो आप देख लेना। फिर वो अपने खेत में जाता और दिन भर मेहनत करता, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ महीनों बाद उसकी फसल बड़ी हो गई। पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल उसी की थी। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वो लोग उसकी फसल देखकर हैरान हो गए और उन्हें खुद ही शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके खेत में सबसे ज्यादा फसल हुई थी, अन्य खेतों में इतनी फसल नहीं हुई थी। सब लोग उसकी फसल की तारीफ कर रहे थे। फिर कमला और किशनलाल ने मिलकर अपनी फसल काटी। फिर किशनलाल उसे बेचने बाजार ले गया। पूरे बाजार में उसकी फसल ही चमक रही थी। बाजार में सब व्यापारी किशनलाल की ही फसल खरीद रहे थे। अन्य किसानों की फसल को कोई नहीं खरीद रहा था। सरपंच जी भी किशनलाल की फसल को देखकर हैरान हो गए। वो मन ही मन सोच रहे थे, मैंने तो उसे बंजर खेत दिया था, फिर इसकी फसल इतनी अच्छी कैसे हुई। किशनलाल अपनी फसल को बेच रहा था। सभी व्यापारी उसी की फसल खरीद रहे थे और देखते ही देखते किशनलाल की पूरी फसल बिक गई। उसे फसल के काफी अच्छे पैसे मिले थे। उन पैसों को लेकर वो सरपंच जी के पास गया और सरपंच जी से कहा, भगवान की कृपा से मेरे खेत में अच्छी फसल हुई है और आमदनी भी अच्छी हुई है। चल अब तू आ गया है तो जितनी आमदनी हुई है वो मुझे दे। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने मुझे जो पैसे दिए थे वो मैं आपको लौटा रहा हूँ, पर आप मुझसे पूरी आमदनी क्यों मांग रहे हो? वो खेत मेरा है तो उस पर जो फसल हुई है उसकी आमदनी भी तो मेरी होगी। आपने तो वो खेत मुझे दे दिया था और वो खेत तो बंजर था। मैंने उस खेत में दिन रात मेहनत करके उसे उपजाऊ बनाया था। ये पैसे मेरी मेहनत के हैं, मैं ये आपको नहीं दूंगा। मैं क्या तुझे दानवीर दिखता हूँ जो मैं मुफ्त में तुझे अपना खेत दे दूंगा? चल अब ज़्यादा बहस मत कर, पूरी आमदनी मुझे दे और आज से मेरे खेत पर अगर तू आया तो अपने लोगों से कहकर तुझे गांव से बाहर फिकवा दूंगा। सरपंच जी ने किशनलाल से पूरे पैसे छीन लिए। किशनलाल कुछ ना कर सका। वो दुखी होकर वहाँ से चला गया। किशनलाल रास्ते में चलते हुए सोच रहा था, मैंने किसी का क्या बुरा किया था जो मेरे साथ ऐसा हुआ? मैंने इतने समय तक उस बंजर खेत में मेहनत की और फसल उगाई और फसल से मिली आमदनी को सरपंच ने मुझसे छीन लिया। अब मैं कमला को क्या बताऊंगा? भगवान ने भी मेरे साथ न्याय नहीं किया। ये सब सोचते हुए वो अपने घर का रास्ता भटक गया और जंगल में पहुंच गया था। किशनलाल ने खुद से कहा, अब तो मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा, मैं अपने घर का रास्ता भी भूल गया। लेकिन ठीक है, घर जाकर भी क्या करूँगा? अगर घर जाऊँगा तो कमला को सब कुछ बताना पड़ेगा और फिर वो बहुत दुखी हो जाएगी। ये कहकर वो जंगल में आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलते ही उसे एक राजा मिला जो जमीन पर गिरा हुआ था और पानी पानी कह रहा था। किशनलाल तुरंत रुका और उसने राजा को बैठाया। राजा ने किशनलाल से कहा, मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत देर से प्यासा हूँ। ये सुनकर किशनलाल तुरंत उठा और पानी की खोज में चल पड़ा। थोड़ी दूर चलते ही उसे एक तालाब मिला। तालाब के पास ही एक घड़ा पड़ा था। किशनलाल ने उस घड़े को उठाया और उसमें पानी भरा और राजा के पास जाने लगा। फिर उसने राजा को पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद राजा ठीक हो गया। किशनलाल ने राजा से पूछा, आप कौन हैं और इतने घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? मेरा नाम यशवंत पाल है। मैं इस जंगल में अपने साथियों के साथ शिकार करने आया था, पर मैं अपने साथियों से अलग हो गया और जंगल में भटक गया था। चलते चलते मुझे प्यास भी लगने लगी थी, इसीलिए मैं बेहोश हो गया था। आज तो मैं मर ही जाता,
पर तुमने मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारा सच्चे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम किशन लाल है। किशन लाल, तुम मुझे बहुत परेशान और दुखी लग रहे हो। क्या बात है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। किशनलाल ने राजा यशवंत पाल को सब कुछ बताया। राजा यशवंत पाल को किशनलाल की दुख भरी कहानी को सुनकर बहुत दुख हुआ। राजा ने किशनलाल से कहा, तो फिक्र मत कर, मेरे साथ चल, मैं दूंगा तुझे काम। किशनलाल राजा यशवंत पाल के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। फिर दोनों महल की तरफ चल पड़े। महल बहुत दूर था, इसलिए उन्हें चलते चलते रात हो गई। अब रात हो गई है, यहीं रुक जाते हैं। सफर बहुत बड़ा है और हम दोनों थक भी गए हैं। सुबह तक यहीं पर आराम करते हैं, फिर सुबह होते ही महल की तरफ रवाना होंगे। फिर वो दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। उधर कमला बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि रात हो गई थी। किशनलाल घर नहीं आया था। वो किशनलाल को ढूंढते ढूंढते सरपंच जी के घर पहुंची। कमला ने सरपंच जी से पूछा, आपने मेरे पति को देखा क्या? वो बाजार गए थे फसल बेचने, लेकिन अभी तक घर नहीं आए। अरे कमला, मुझे नहीं पता तेरा पति कहाँ गया। तेरा पति है, तुझे पता होगा कि वो कहाँ चला गया है। मुझे नहीं पता, अब जा यहाँ से। ये सब सुनकर कमला बहुत दुखी होकर वहां से चली गई। कमला ने गांव वालों से भी किशनलाल के बारे में पूछा, पर किसी को कुछ नहीं पता था कि किशनलाल कहाँ चला गया है। कमला ने सारी रात किशनलाल को ढूंढा, पर किशनलाल उसे कहीं नहीं मिला। सुबह होते ही राजा यशवंत पाल और किशनलाल महल की तरफ बढ़ गए। कुछ देर बाद वो दोनों महल पहुंच गए। किशनलाल ने अभी तक अपनी जिंदगी में इतना सुंदर महल नहीं देखा था। वो इतने बड़े महल को देखता ही रह गया। उसकी आंखें बस महल को ही एक टुकड़ देख रही थी। यशवंत पाल किशनलाल को महल के अंदर ले गया। महल जितना बाहर से सुंदर लग रहा था, उससे ज्यादा अंदर का नजारा मन को हर लेने वाला था। कई सुंदर सुंदर सिंहासन लगे हुए थे। तभी वहाँ राजा की बेटी विद्या आ गई। विद्या ने राजा से पूछा, पिताजी, आप कहाँ थे? हमने आपको जंगल में कितना ढूंढा, पर आप हमें कहीं नहीं मिले। आपके साथियों ने बताया कि आप उनसे अलग हो गए थे। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बेटा, तू मेरी फिक्र मत कर। जंगल में मुझे भला आदमी मिल गया था। मैं तो प्यास के मारे बेहोश हो गया था, पर इसने मुझे बचा लिया। आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ तो इसी की वजह से। इन भले आदमी का नाम क्या है पिताजी? बेटी, इनका नाम किशनलाल है। ये बहुत दुखी हैं। राजा यशवंत पाल ने अपनी बेटी विद्या को किशनलाल के बारे में सब कुछ बताया। विद्या ने किशनलाल से कहा, आपने मेरे पिताजी की जान बचाई, उसके लिए धन्यवाद। हमारा महल बहुत बड़ा है, आप इसमें रह सकते हैं। आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं, आराम से रहिए। मैं बिना कुछ काम करे इस बड़े महल में नहीं रह सकता। मुझे अपनी मेहनत का खाना ही अच्छा लगता है। राजा यशवंत पाल ने किशनलाल से कहा, अरे किशनलाल, तू तो बड़े विचारों वाला है। तुझे अपनी मेहनत का ही खाना है तो ठीक है। तू हमारे शाही बगीचे की देखभाल कर ले। वहाँ एक कमरा बना है, उसमें तू रह लेना। अब तू तो खुश है। किशनलाल राजी हो गया। फिर राजा किशनलाल को अपनी शाही बगीचे को दिखाने ले गए। किशनलाल ने अभी तक इतना सुंदर बगीचा कभी नहीं देखा था। शाही बगीचे में रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे और कई सुंदर पेड़ और पौधे भी थे। वो शाही बगीचा किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। राजा ने कहा, ये है हमारा शाही बगीचा। तुम्हें इसी की देखभाल करनी है, बस इसकी सुंदरता को कम नहीं होने देना। ये हमारी पत्नी के लिए उसकी जान से भी ज्यादा कीमती है। वो इसकी देखभाल अपनी जीवन से भी ज्यादा करती थी, पर भगवान ने उसे अपने घर जल्दी बुला लिया। आप फिक्र मत करिए, मैं इस बगीचे की देखभाल अपनी जान से भी ज्यादा करूंगा। तुझे जो कुछ भी चाहिए हो उसके लिए मुझे बता देना, शर्माना नहीं। तभी वहाँ राजा का मंत्री चंद्रसेन आ गया। उसके साथ और दरबारी भी थे। वे सभी राजा को ढूंढने जंगल गए थे। मंत्री चंद्रसेन ने राजा से कहा, आप यहाँ हैं, हम आपको पूरे जंगल में ढूंढ रहे थे।
राजा ने मंत्री चंद्रसेन को सब कुछ बताया और फिर राजा सहित सभी दरबारी दरबार में चले गए। किशनलाल अपने काम पर लग गया। वो अपने काम के आगे अपनी पत्नी को भूल गया था। उधर कमला किशनलाल को ढूंढने में लगी हुई थी, पर उसे किशनलाल कहीं नहीं मिल रहा था। कमला ने 2-3 दिन से खाना भी नहीं खाया था। वो बस किशनलाल को ढूंढने में लगी हुई थी। वो किशनलाल को ढूंढते ढूंढते गांव के एक ढाबे से गुजरी। दोपहर का समय था, धूप भी बहुत तेज हो रही थी और कमला ने कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो ढाबे के सामने गिर गई। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम रामदीन था। रामदीन ने कमला को बिठाया और उसे पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद कमला की तबीयत ठीक हो गई। रामदीन ने कमला से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? काका, मेरा नाम कमला है और मैं मेरे पति को ढूंढ रही हूँ। वो बाजार गए थे फसल बेचने, पर अभी तक वापस नहीं आए। पता नहीं वो कहाँ चले गए। तेरा पति कब से गायब है? उन्हें 2-3 दिन हो गए हैं, जब से मिल ही नहीं रहे। बेटी, तू फिक्र मत कर, तेरा पति जल्दी आ जाएगा। चल, अब तू ये बता क्या खाएगी? तेरी हालत देखकर ऐसा लग रहा है तूने कुछ खाया नहीं। फिर रामदीन ने कमला के लिए खाना लाया और फिर कमला ने खाना खाया। कमला ने रामदीन से कहा, काका, आपके पास कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, मैं कर लूंगी, क्योंकि मेरे पास अपना पेट भरने के लिए पैसे नहीं है। मैं ढाबा चलाता हूँ, अकेले सब काम नहीं होता। अब मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ। तू चाहे तो मेरे साथ ढाबे में चल सकती है। तू खाना बनाना और मैं बाकी काम कर लूँगा। कमला राजी हो गई और रामदीन के ढाबे पर खाना बनाना शुरू कर दिया। कमला के खाने में बहुत स्वाद था, इसलिए ढाबा भी बहुत अच्छा चलने लगा। रामदीन और कमला रोज किशनलाल को ढूंढने भी जाया करते थे, पर किशनलाल नहीं मिल रहा था और धीमे धीमे रामदीन और कमला ने किशनलाल को ढूंढना बंद कर दिया। कमला ने भी आस छोड़ दी थी। कमला ढाबे पर बहुत मेहनत कर रही थी। कुछ महीनों बाद रामदीन का ढाबा पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। अब तो दूर गांव से भी लोग ढाबे पर खाना खाने आने लगे थे। कमला अपने काम के आगे अपने दुखों को भूल गई। इधर किशनलाल ने भी अपना काम ईमानदारी से किया और शाही बाग को पहले से ज्यादा सुंदर बना दिया। राजा यशवंत पाल को किशनलाल का काम बहुत पसंद आया। एक दिन की बात है, अचानक राजा यशवंत पाल की तबीयत बहुत खराब हो गई। राजकुमारी विद्या ने किशनलाल को बुलाया और उससे कहा, पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। मंत्री जी किसी काम के सिलसिले में दूसरे गांव गए हुए हैं और दरबारी भी नहीं है। अब मैं अकेली क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं पिताजी को कुछ हो ना जाए। आप घबराइए नहीं राजकुमारी, आप ये बताइए कि यहाँ आसपास कोई वैद्य है क्या? नहीं, यहाँ आसपास कोई वैद्य नहीं है। एक वैद्य है, पर वो घने जंगल में एक गुफा में रहता है। मैं जाता हूँ उन्हें लेने। आप राजा जी का ध्यान रखिए। वो जंगल बहुत खतरनाक है, वहाँ बहुत सारे खतरनाक जानवर रहते हैं, वो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। मुझे कुछ नहीं होगा, आप तो बस उन वैद्य जी का नाम बताइए। उनका नाम हरिनाथ है। किशनलाल महल से निकला और जंगल की ओर हरिनाथ जी को ढूंढने के लिए चला गया। जैसे जैसे वो चलता गया, जंगल उतना ही घना होता गया। जंगल में जंगली जानवरों की खतरनाक आवाजें आ रही थी। एक पल को तो किशनलाल डर गया, पर वो रुका नहीं। उसने भगवान का नाम लिया और आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद उसे एक गुफा मिली। वो उस गुफा में चला गया। वहाँ एक बूढ़ा आदमी ध्यान कर रहा था। किशनलाल ने उस बूढ़े आदमी से कहा, क्या आप ही हरिनाथ जी हैं? बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली और किशनलाल से कहा, हाँ बेटा, मैं ही हरिनाथ हूँ। बताओ क्या बात है? राजा यशवंत पाल की तबीयत बहुत खराब हो गई है। आप चलिए और उनका इलाज कीजिए, नहीं तो कुछ हो सकता है। हरिनाथ जी तुरंत उठे और अपनी झोली उठाई और किशनलाल के साथ जाने लगे। वे दोनों महल पहुंच गए। हरिनाथ ने राजा यशवंत पाल का इलाज किया और उन्हें औषधियां पिलाई।
कुछ देर बाद ही राजा की तबीयत में सुधार होने लगा। हरिनाथ जी ने किशनलाल को और औषधियाँ दी और कहा, इन औषधियों को समय पर पिला देना। फिर हरिनाथ जी वहाँ से चले गए। किशनलाल ने राजा यशवंत पाल को समय पर औषधियाँ पिलाई। कुछ दिनों बाद वो पूर्ण रूप से ठीक हो गए। किशनलाल फिर से अपने काम पर लग गया। राजा किशनलाल के काम और सेवा से बहुत खुश था। एक दिन की बात है, किशनलाल शाही बगीचे में नया पौधा लगा रहा था। पौधे के लिए उसने एक गड्ढा खोदा तो उसे एक घड़ा मिला जिसमें सोने के सिक्के थे। वो सोने के सिक्के देखकर हैरान हो गया। किशनलाल ने तुरंत उस घड़े को उठाया और राजा के दरबार में ले गया। वो घड़ा राजा को देते हुए बोला, ये घड़ा शाही बगीचे में मिला है। जब मैं एक पौधा लगाने के लिए गड्ढा खोद रहा था तब मुझे मिला। राजा यशवंत पाल मुस्कुराते हुए बोले, तुम चाहते तो ये घड़ा अपने पास रख सकते थे, पर तुम ईमानदार हो, इसीलिए घड़ा तुमने नहीं रखा। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति हो। ये तुमने आज साबित भी कर दिया। मेरी शक्ति मेरी ईमानदारी ही है। फिर वो वहाँ से चला गया। उधर कमला और रामदीन का ढाबा बहुत चलने लगा था। वो दोनों ज्यादा आमदनी कमाने लगे थे। वे दोनों बहुत मेहनत कर रहे थे और बहुत खुश भी थे। उन दोनों ने धीमे धीमे अपने छोटे ढाबे को और बड़ा बना दिया। अब वो ढाबा पहले से भी ज्यादा बड़ा और अच्छा बन गया था। रामदीन ने उस ढाबे का नाम कमला की रसोई रख दिया। कई गांव वाले उनकी तारीफ करते तो कई गांव वाले उनसे जलने लगे थे। गांव के सरपंच को भी अब कमला और रामदीन के ढाबे से जलन होने लगी थी, क्योंकि वे दोनों ज्यादा पैसे कमा रहे थे। इसलिए उन्होंने कमला और रामदीन के ढाबे के सामने ही अपना एक नया ढाबा खोल लिया। लेकिन सभी लोग कमला के ढाबे पर ही खाना खाते थे। सरपंच जी के ढाबे पर कोई नहीं आता था। ये देखकर सरपंच जी ने अपने नौकर से कहा, ये कमला क्या सभी को मुफ्त में खाना खिलाती है कि सभी लोग उसी के ढाबे पर जा रहे हैं? ये सुनकर एक नौकर ने कहा, साहब, उसके खाने में जो स्वाद है वो हमारे खाने में नहीं। तू चुप रह, तुझे क्या पता हमारे खाने में स्वाद है या नहीं? हमारा खाना उसके खाने से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। पहले दिन सरपंच जी के ढाबे की बोनी तक नहीं हुई। अगली सुबह सरपंच जी ने खाने की थाली कमला के ढाबे की तुलना में कम पैसों में खाना खाने के चक्कर में कुछ लोग सरपंच जी के ढाबे पर आने लगे। जो लोग सरपंच जी के ढाबे पर आए हुए थे उनके लिए नौकरों ने खाने की थाली लगाई। जैसे ही उन लोगों ने खाना खाया तो वो सब खाने को थूकने लगे। उनमें से एक आदमी ने नौकरों से कहा, ये खाना बेकार हो चुका है। कम पैसे में खिला रहे हो तो क्या खराब खाना खिलाओगे? फिर सभी वहाँ से चले गए। कमला और रामदीन ये सब अपने ढाबे पर खड़े होकर सुन रहे थे। कमला ने रामदीन से कहा, काका, सरपंच जी अपने ढाबे पर ग्राहकों को कल का खराब खाना खिला रहे थे। बेटी, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। वो झूठे आदमी है और लोगों को धोखा देना उनकी फितरत है। पर भगवान सब देखता है, उन्हें अपने बुरे कर्मों का फल तो मिलकर ही रहेगा। उधर किशनलाल शाही बगीचे को और सुंदर बनाने के लिए खूब मेहनत कर रहा था। एक रात की बात है, किशनलाल को नींद नहीं आ रही थी तो वो बगीचे में टहल रहा था। तभी उसने महल के किसी आदमी को घुसते हुए देखा। उस आदमी ने काला कंबल ओढ़ा हुआ था। किशनलाल को उस आदमी पर शक हुआ तो वो भी उसके पीछे गया। वो आदमी महल के गुप्त रास्ते से जा रहा था। कुछ देर बाद उसे एक कमरा मिला। उसके पास एक चाबी थी। उसने उस कमरे का ताला खोला और अंदर चला गया। उस कमरे के अंदर राजा का खजाना था। किशनलाल छुपकर ये सब देख रहा था। उस आदमी ने अपने शरीर से कंबल हटाया तो किशनलाल उसे देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, मंत्री चंद्रसेन था। किशनलाल तुरंत वहां से बाहर निकला और राजा के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। राजा तुरंत किशनलाल के साथ आए और उनके साथ कुछ सैनिक भी आए। राजा यशवंत पाल ने अपने मंत्री को खजाना चुराते हुए देखा तो वो बहुत दुखी हुए। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ, उसे पकड़ के लाओ।
सैनिकों ने चंद्रसेन को पकड़ लिया, फिर उसे दरबार में लाया गया। राजा ने चंद्रसेन से कहा, मैं तुम पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता था, पर तुमने आज मेरा विश्वास तोड़ दिया। विश्वास करने से क्या होता है? आपके पास इतना सारा खजाना है, मैं उसमें से कुछ खजाना ले लूं तो क्या वो खजाना कम हो जाएगा? मुझे भी बहुत धनवान बनना है। तुम एक बार मुझसे तो कहते, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करता। मैंने सोचा था कि तुम बहुत ईमानदार हो, पर मैं गलत था। तुम तो बेईमान निकले। ईमानदार बनकर कुछ नहीं होता। यदि धनवान बनना है तो बेईमानी करनी पड़ती है। जो व्यक्ति ईमानदार होता है वही असल में धनवान होता है। किसी के साथ धोखा बेईमानी करके जो धनवान बनता है वो धनवान नहीं बल्कि सबसे गरीब होता है। तुम क्या जानो ईमानदारी का मतलब? ईमानदार तो किशन लाल है। उसे कुछ दिन पहले ही एक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था। वो चाहता तो उसे अपने पास रख सकता था, लेकिन वो ईमानदार है, इसीलिए वो घड़ा मेरे पास लेकर आया। इसे कहते हैं सच्ची ईमानदारी। ले जाओ इस बेईमान को, बंद कर दो कारागार में। सैनिकों ने चंद्रसेन को पकड़कर कारागार में डाल दिया और बंद कर दिया। किशनलाल भी बगीचे में आ गया और अपने कमरे में सो गया। अगली सुबह वो उठा और बगीचे में काम करने लगा। तभी 2 सैनिक आए और उन्होंने किशनलाल को नए कपड़े देते हुए कहा, इन्हें पहन लो, राजा ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। किशनलाल तैयार होकर सैनिकों के साथ दरबार की तरफ जाने लगा। आज दरबार बहुत सजा हुआ था। बहुत सारे गांव वाले भी आए थे, मानो कोई उत्सव हो। किशनलाल राजा के पास गया। राजा ने किशनलाल से कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी, सेवा भाव और मेहनत से बहुत खुश हूँ। तुमने मेरी 2 बार जान बचाई, हमारे खजाने को चोरी होने से बचाया। इसीलिए मैं तुम्हें अपने दरबार का नया मंत्री घोषित करता हूँ। राजकुमारी विद्या भी इस फैसले से बहुत खुश थी और अन्य दरबारी भी इस फैसले से खुश थे। किशनलाल ने राजा यशवंत पाल से कहा, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा पाऊंगा। मुझे पता है किशनलाल, तुम ही इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाओगे। किशनलाल ने राजा की बात मान ली। अब सभी ने किशनलाल को नया मंत्री मान लिया। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरी प्रजा के दुखों को दूर करो और उनकी समस्या का समाधान करो। आप फिक्र मत करें, मैं अपना काम पूरी निष्ठा से करूंगा। फिर किशनलाल को मंत्री के पद पर बैठाया गया। दरबार में सभी खुश थे और उत्सव मनाया जा रहा था। किशनलाल भी बहुत खुश था। उधर कमला मेहनत करने में लगी हुई थी और सरपंच जी कमला के ढाबे को बंद कराने की योजनाएं बना रहे थे। कमला ने हार नहीं मानी और मेहनत करती रही। इधर किशनलाल राजा के कहने पर राज्य में गया। लोगों की समस्या सुलझाने के लिए किशनलाल से एक बूढ़े आदमी ने कहा, हमारे गांव का मंदिर बहुत पुराना हो गया है। कई महीनों से इसकी मरम्मत नहीं हो पाई। जो पहले मंत्री थे, हमने उनसे इस विषय में कहा था, पर उन्होंने मंदिर की मरम्मत नहीं कराई थी। काका, आप चिंता न करें, मंदिर की मरम्मत जल्दी होगी। किशनलाल और आगे बढ़ा तो उसने बच्चों को खेलते हुए देखा। किशनलाल ने बच्चे से पूछा, बेटा, तुम विद्यालय नहीं जाते? मैं विद्यालय नहीं जाता क्योंकि हमारे गांव में विद्यालय नहीं है। अब तुम जल्दी विद्यालय जा पाओगे। तो बच्चा बहुत खुश हो गया और खेलने चला गया। किशनलाल आगे बढ़ा तो उसने देखा कि कई लोगों के घरों की हालत बहुत खराब है। किशनलाल ने गांव वालों से उनकी और समस्याएं पूछी। फिर वो महल की तरफ रवाना हो गए। किशनलाल ने राजा को राज्य की खराब हालत के बारे में बताया। मुझे ये सब तो नहीं पता था कि मेरे राज्य में इतनी समस्या है। मंत्री चंद्रसेन तो कहता था कि हमारा राज्य सबसे अच्छा राज्य है, उसमें कोई भी दुखी नहीं है। उसने मुझे तो धोखा दिया ही, साथ में मेरी प्रजा को भी धोखा दिया। गांव के लोग बता रहे थे कि वो अपनी समस्या का समाधान मांगने आपके पास आते तो मंत्री चंद्रसेन उन्हें रोक देते। अब जो हुआ सो हुआ, पर अब आगे मैं अपनी प्रजा को दुखी नहीं होने दूंगा। आज से ही लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा। फिर धीमे धीमे गांव में विकास होने लगा। किशनलाल ने गांव के मंदिर की मरम्मत करवाई।
बच्चों को शिक्षा देने के लिए और उनके उच्च भविष्य के लिए विद्यालय खोला गया और कई परिवर्तन किए गए। अब गांव के सभी लोग बहुत खुश थे। सभी लोग मंत्री किशनलाल की तारीफ कर रहे थे और उन्हें सम्मान दे रहे थे। उधर सरपंच जी ने कई योजनाएं बनाई पर वो सफल नहीं हुई। आखिरकार उन्होंने सबसे खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने अपने नौकरों से कहा, आज रात हम कमला को खत्म कर देंगे। तुम सभी रात होते ही जैसे ही वो सो जाए उसे बेहोश करके बैलगाड़ी में डालकर घने जंगल में फेंक आना। जंगली जानवर उसे मार देंगे। सरपंच के नौकरों ने वैसा ही किया। रात होते ही जैसे ही कमला सो गई तो पहले उसे बेहोश किया, फिर उसे उठाकर बैलगाड़ी में डाल दिया और घने जंगल में फेंकने गए। उन्हें ऐसा करते हुए राजा यशवंत पाल के सैनिकों ने देख लिया। उन सैनिकों ने कमला को उठाया और उन नौकरों को पकड़ लिया और राजा यशवंत पाल के दरबार में ले गए। किशनलाल भी वहीं था। किशनलाल ने जैसे ही कमला को देखा वो बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। राजा यशवंत पाल ने किशनलाल से पूछा, क्या तुम इस औरत को जानते हो? ये मेरी पत्नी है। मैं इसे गांव में छोड़ आया था। तुमने ऐसा क्यों किया और अपनी पत्नी को अकेला क्यों छोड़ा? पता नहीं मुझे क्या हो गया था, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे माफी मत मांगो। माफी मांगनी है तो अपनी पत्नी से मांगना। कुछ देर बाद कमला को होश आ गया। कमला किशनलाल को देखकर रोने लगी और उससे पूछने लगी, आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कितना ढूंढा पर आप कहीं नहीं मिले। किशनलाल ने कमला को सब कुछ बताया और ये भी बताया कि वो अपनी ईमानदारी से इस राज्य का मंत्री बन गया है। उसने कमला से माफी भी मांगी। कमला ने किशनलाल को माफ कर दिया। राजा ने उन नौकरों से पूछा कि ये सब किसने करवाया और क्यों। नौकरों ने सरपंच के बारे में सब कुछ बताया। ये वही सरपंच जी है जिनने मेरे साथ बेईमानी की थी और अब मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाना चाहा। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम फिक्र मत करो किशनलाल, उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और कहा, जाओ ले आओ उस सरपंच को और कारागार में बंद कर दो। राजा के सैनिक गए और सरपंच को पकड़ ले आए और कारागार में बंद कर दिया। राजा यशवंत पाल ने किशनलाल से कहा, आज तुमने साबित कर दिया किशनलाल कि ईमानदारी कभी हारती नहीं है, बस उसे समय लगता है चमकने में। कमला और किशन लाल महल में खुशी खुशी रहने लगे। सरपंच और मंत्री चंद्रसेन दोनों बेईमान थे, इसलिए उनको इसकी सजा मिली। किशनलाल एक साधारण और सीधा साधा आदमी था, पर वो ईमानदार और मेहनती था और उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी की शक्ति से वो आज एक मंत्री बन गया। इसलिए हमें हमेशा ईमानदार और मेहनती रहना चाहिए।